नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त हो, जबरदस्त हो? बिहार बोर्ड के आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो कि नहीं? कमेंट में लिख देना, ठीक है? तो चलते हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने अगले वीडियो में एक दिया था, जो अगले वीडियो नहीं, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक काम दिया था कि आपको वह काम था कि आपको कमेंट में यह बताना था कि आप किस क्लास के छात्र हैं। अगर अगर रोगी डॉक्टर को जाकर अपना समस्या नहीं बताएगा, तब तक डॉक्टर उस रोगी का अच्छे से इलाज नहीं कर पाएगा। तो आप कमेंट में जाकर बताइए, लिखिए कि आप किस क्लास के छात्र हैं। उसके अनुसार आपका सिलेबस बुक पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मैंने पोल दिया था, जो भी पोल नहीं लगाए हैं, फिर आज इस वीडियो को डालने के बाद आपको पोल मिल जाएगा। तो उस पर भी आप अगर वोट करते हैं, आंसर करते हैं, तो हमें पता चलेगा। 2 स्टूडेंट ने वोट किया है, इसलिए मैं क्लास से ले रहा हूँ, ठीक है? आप भी वोट सहमत कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि आपका भी भला कर सकूं, ठीक है? तो आपसे एक कहीं मेरे तरफ से गुजारिश है कि आप कृपया करके कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप किस क्लास के छात्र हैं, ठीक है? तो मैं आज लेकर आया हूँ 10 क्लास का सामाजिक विज्ञान। 10 क्लास का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में वह बुक जिसका नाम है इतिहास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरी। हिस्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। अध्याय हिस्ट्री का हम पढ़ेंगे अध्याय पहला, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, कैसे कैसे एक छोटे से चिंगारी जैसा निकल कर बड़ा ज्वालामुखी बन गया। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि छोटी छोटी युद्ध, छोटी छोटी जंग आगे जाकर कैसे बड़ा जंग बन जाता है, कैसे बड़ा जंग बन जाता है, कैसे बड़ा विश्व का युद्ध बन जाता है, हम उसी में बात करेंगे। यह सब जैसे आप लोग घर में देखे होंगे, आपके परिवार में देखे होंगे कि छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी झगड़ा आपके घरों में हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये भी आपका इसी तरह से है, ठीक है? तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथियों, मैं बता दूं कि आपको मैं आज इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इंग्लिश ले नहीं नौकरी लग सकती है मेरे दोस्त। इंग्लिश केवल पढ़कर नौकरी नहीं मिल सकती। आपको सभी सब्जेक्ट में उतना ही टाइम देना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, मैं इसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। सब विषय का मैं पढ़ाने की क्षमता रखता हूं और पढ़ाऊंगा भी, ठीक है? तो आप चिंता मत कीजिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत दिनों के बाद किताब। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत दिनों के बाद। लमसम पढ़ते पढ़ते हम लोगों को 10 क्लास का बुक है, पढ़ते पढ़ते हम लोगों को कम से कम 5 साल हो गया है। यह चल रहा है, हम लोग जो पढ़े थे उस समय 2021 में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे हम? 2021 में 10 क्लास का अपना स्टार्ट किए थे और आज है
चल रहा है क्या 2025, सन 2025। तो मतलब हमारे बीच जो गैप था 10 के और इस जर्नी का, तो वह कम से कम 4 साल का हो गया है। कितने से 4 साल लगभग हो गया है। 4 साल के बाद 10 क्लास का बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से उसी जिस अंदाज में पढ़ा था उसी अंदाज में पढ़ाऊँगा। और मैं साथियों एक बात और बता दूं कि आप अगर बिना कलम और कॉपी के बैठे हैं तो इस तरह का बेवकूफ़ी मत कीजिए। आप मेरे साथ अपना बुक उठाइए और मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए ताकि आपको ज़्यादा ज्ञान मिल सके और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पाठ को शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास का मतलब होता है, इतिहास का मतलब होता है हमारा इति प्लस हास, मतलब कि जो घटना बीत गई है। इति मतलब क्या होता है? इति मतलब होता है बीता हुआ। हास मतलब क्या होता है? घटना। जो घटना बीत गया है वही कहलाता है आपका इतिहास। जैसे अहमदाबाद में आपका क्या होगा? वह घटना हुआ है, वह इतिहास में हो गया। अब उसे इतिहास में जाना जाएगा कि अहमदाबाद में इतना एयरपोर्ट क्या हुआ कि इस एयरपोर्ट से उड़ान भरी लंदन के लिए और क्रैश हो गई। वो भी आपका क्या घटना ही, वो भी इतिहास में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर, इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखना, आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए और बैठ जाइए लेकर, और मेरे साथ साथ आप भी वहाँ पर पढ़िए। ठीक है, अब देखिए, अब शुरू करते हैं। कहता है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। क्या? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। ठीक है, राष्ट्रवाद जो है वह लोगों में, राष्ट्रवाद है जो लोगों में क्या करती है? एकता की काम करती है। क्या करते हैं? एकता के काम करते। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजरोपण यूरोप में कहाँ हुआ था? राष्ट्रवाद की भावना का बीजरोपण कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। करा कि पुनः जागरण के काल से ही हो चुका था। क्या करा कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजरोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। किस क्रांति से प्रकट हुई? फ्रांसीसी क्रांति से यह क्या हुई? उन्नत रूप से प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में यह उन्नत और आक्रमण बन के सामने आई। ठीक है, इसके कारण भी यह क्या था? यह श्रेष्ठ थे। क्या थे? एक करा के इसके कारण भी यह श्रेष्ठ थे। क्या थे? एथेस्ट थे। क्या थे? एथेस्ट थे, बहुत एथेस्ट थे। ठीक है, और परिणाम करा के परिणाम भी युगांतकारिक थे। युगांतकारिक रहे। क्या रहे? परिणाम भी युगांतकारिक रहे। ठीक है,
अब आगे हम चलते हैं। इसके नीचे लाइन कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता, कहता है कि राष्ट्रीयता यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन, आपको बस इस पढ़ना है, कहाँ आपको सही सही पॉइंट बताना है, कहाँ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ अपना बुक पढ़िए या मेरे बातों को सुनिए। ठीक है, तो कह रहा है कि हम कहाँ थे, हाँ हम थे कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजया वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। क्या करें कि अखबारों और सड़कों जो है ना, और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। किसको? आपका फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को क्या बना दिया? अखबारों सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। ठीक है, कह रहा कि यूरोप के कई राज्यों में जो नेपोलियन थे, कहते हैं नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग मतलब नया युग, नवयुग मतलब क्या होता है? नवयुग मतलब नया युग का संदेश पहुंचा। क्या? नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या हुआ? मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। ठीक है, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्ति ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में 1815 में एकता हुई। अब यहाँ पर पूछेगा ऑस्ट्रिया, क्या ऑस्ट्रिया की राजधानी कब बनी? करेक्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना कब बनी? आप यह ऑब्जेक्टिव लिखिएगा मेरे साथ। यहाँ पर क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्टिव मेरे साथ ऑब्जेक्टिव लिखिएगा कि जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है, राजधानी वियना, वियना कब बनी? इस तरह आपको बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कब बनी। तो आप क्या मारिएगा? आप मारिएगा 1815 ईस्वी। क्या मारेगा? 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में क्या ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना बनी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, इस बुक का एक ही मकसद होता है कि आप अच्छे से इसे पढ़ें और अच्छे से समझें। ठीक है,
कह रहा है कि जिनका उद्देश्य, अब आगे चलते हैं 1815 के बाद हम आगे चलते हैं। कहता है कि जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसकी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। कर दिया था, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्व के रूप में उभर रही थी। क्या करती? उभर रही थी। अब यहाँ पर सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की, क्या कहे? अब यहाँ पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब हुई, पूछेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर वियना, क्या चीज? अब यहाँ पर दूसरा है वियना, यह आपका पहला ऑब्जेक्टिव, यह है आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन कब हुई? वियना सम्मेलन कब हुई? कब हुई? कब हुई? कब हुई है पता है आपको? वियना सम्मेलन कब हुई है? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुई है। किस ईस्वी को? 1815 ईस्वी को हुई है। ठीक है कि और कह रहा है कि मेजबानी है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक ने किया। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। क्या? वियना सम्मेलन। ठीक है। तो एक और पूछेगा आपको कि किसने किया था। ठीक है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, पूछेगा ऑस्ट्रिया, क्या करें? ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? कौन था? कह रहा है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? इस तरह पूछेगा आपको परीक्षा में कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो आप क्या मारेंगे? आप कहेंगे कि हमारा जो कौन था? मेटरनिक। क्या था? मेटरनिक था हमारा, मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक था। तो इस तरह आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। इस तरह आपको, या आप चाहिए तो आप वहाँ पर चिन्ह लगा सकते हैं या निशान, कुछ भी संकेत आप लगा सकते हैं उसमें। चाहे हेडलाइटर से क्या करते हैं? हेडलाइटर से क्या कर सकते हैं? हाइलाइटर कर सकते हैं आपसे, हेडलाइटर से। ठीक है, उतनी बातों को। ठीक है, ठीक है। तो हम ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक ने किया। जो घोर प्रतिक्रियावादी था, क्या था वह? मेटरनिक कौन था? घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन युद्ध ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। ठीक है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उस कई राज्य में विभाजित कर दिया। किसे? उसे कई राज्यों में
विभाजित कर दिया। कह रहा कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुबरो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। अब पूछेगा यहाँ पर कि बुबरो वंश का सम्राट कौन था। अब यहाँ से सवाल पूछता है कैसे, इस तरह से आपको सवाल जिस तरह से पूछेगा आपको उसी तरह से आपको लिखना है। चौथा सवाल पूछेगा कि बुबरो वंश का सम्राट कौन था। ठीक है, कहाँ गए जी? हाँ, बुबरो वंश का सम्राट कौन था। सम्राट कौन था? बुबरो वंश का सम्राट कौन था? तो हमारा था कौन? कौन था? फ्रीडनेड। क्या? फ्रीडनेड, इसका नाम है फर्डिनेंड था। फर्डिनेंड किसका था? बुबरो वंश का सम्राट था फर्डिनेंड। क्या था? फर्डिनेंड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि रोम और उसके आसपास के राज्य पोप और सौंप दी गया। कह रहा है सौंप दी गए। ठीक है, सम्राट तो बुबर वंश के बनिए गई। हैं, ठीक है, फिर तो ओकर बाद कौची, और जो हमारे राज्य थे पोप और क्या, पोप को क्या सौंप दिए गए। ठीक है, कर के लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई और परमा मोडेना और टस्कनी, कह कि टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। क्या करें? राजवंश को दे दिए गए तथा जेनमा और सार्डिनिया, क्या करें, सार्डिनिया पिंडमाउंट के राज्य में शामिल कर दिए गए। ठीक है, अब यहाँ से लिखना कि अब इसके आगे है जर्मन में। कह रहे कि जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। यहाँ पर लिखा है कि जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। तो पूछेगा कि जर्मनी में, पूछेगा सवाल आपको बिहार बोर्ड में 5वां आप लिखिए ऑब्जेक्टिव कि जर्मनी में कितने रियासतों का संघ कायम रहा। तो कितना हो जी? 39। इस तरह पूछेगा, कितना पूछेगा आपको? इस तरह पूछेगा। इस तरह आपको बिहार बोर्ड में सवाल पूछेगा कि जर्मनी में कितने रियासतों का संघ कायम रहा, तो आपका जवाब क्या होगा? 39। क्या होगा? 39। इस तरह पूछेगा सवाल। ठीक है, अब चलिए हम कह रहा कि 39 रियासतों का संघ कायम रहा जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर असंभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। क्या करे? भावना नहीं जगे। कह रहे मेटरनिक ने फ्रांस में
फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्जागरण की। तो यहाँ से पूछेगा जो मेटरनिक था, फ्रांस में भी क्या क्या पुरातन व्यवस्था की क्या के पुनः स्थापना के क्या के पुनः स्थापना कर दी। ठीक है, तो पूछेगा कि फ्रांस में, पूछेगा सवाल कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना किसने की, तो क्या होगा हमारा मेटरनिक। क्या होगा मेटरनिक। ठीक है, तो आप लिखेंगे छठवां ऑब्जेक्टिव। आप इस सब को ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना चाहिए, चाहे किताब में अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पूछेगा कि फ्रांस में करें कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना किसने की, तो क्या हो जाएगा हमारा मेटरनिक ने। क्या हो जाएगा मेटरनिक ने क्या हो जाएगा मेटरनिक ने हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। करेगा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना किसने की, तो मेटरनिक ने। किसने की, मेटरनिक ने। ठीक है, मेटरनिक ने की। कर इस तरह से वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्दी ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बोन राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। बताओ यहाँ पर लुई था, वह 18वां लुई था जो 18वां फ्रांस का राजा बना। तो आप लिख सकते हो कि लुई था, तो लुई फ्रांस का कौन सा राज्य बना, तो 18वां राज्य बना। लुई था, फ्रांस का कौन सा राज्य बना, 18वां राज्य बना। ठीक है, उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए। तब यहाँ से पूछेगा कि बताइए कि इस पूछेगा कि 2 जून 1814 ईस्वी को क्या सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए। ठीक है, तो पूछेगा आपसे सवाल कि संवैधानिक घोषणा पत्र कब लागू हुआ या कब जारी हुआ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। थोड़ा जुकाम है ना, उससे दिमाग ठीक नहीं हो रहा है। 7वां आप लिख सकते हैं संवैधानिक घोषणा पत्र कब
लागू हुई। कब लागू हुआ चाहे हुई, कब लागू हुई, कब लागू हुई? तो 2 जून, तारीख आप याद रखेंगे 2 जून 1814 ईस्वी को। ठीक है, 2 जून 1814 ईस्वी को क्या आपका संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए या लागू किए गए। ठीक है, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स यक्स के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 ईस्वी की क्रांति के रूप में सामने आया। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा। अब इसके हम ख़त्म कर देते हैं। टाइम कितना है देख ले। हाँ, अपना वीडियो लेंथ बहुत 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 कम है, टेंशन मत लेना। तो जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे, यह हमारा पेज नंबर कितना है, 4 है। आप अपना पेज नंबर निकाल लीजिएगा। हम पढ़ेंगे क्या, जुलाई 1830 की क्रांति। करा कि चार्ल्स यक्स के निरकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपना शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोली गलेन को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोली गलेन ने पूर्व में लुई 18वें के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारियों से विभूषित करने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया? विभूषित करने का प्रयास किया। देख लो, ऐसा ऐसा शासक था, ध्वंस करता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखा है आगे कि उसके इस कदम को उग्रवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। करके प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उग्रवादियों ने पोलीगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स यक्स ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्व का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस की क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, कब, कहाँ? तो फ्रांस में 28 जून को और 1830 से ईस्वी को क्या गृह युद्ध आरंभ हो गए। तो पूछेगा कि फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ। तो पूछेगा कि फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ। इस तरह से पूछेगा बिहार बोर्ड में सवाल। तो आप क्या जवाब देंगे? आपको याद होना चाहिए। जवाब देंगे 28 जुलाई 1830 ईस्वी को। ठीक है, आपको केवल यह याद ही करना होगा, क्योंकि इसमें आपका कोई मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। लिखेंगे फ्रांस में गृह
गृह युद्ध करा के फ्रांस में गृह युद्ध कब गृह युद्ध आरंभ आरंभ नहीं आरंभ आरंभ कब फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ कब हुआ चाहे हुई कब आरंभ हुआ हुई कब आरंभ हुई बताओ कब आरंभ आरंभ हुई। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 28 जून था कि जून, हाँ 28 जून, हाँ यही याद रखना है। मैं बोल दिया था क्या 28 जुलाई, बाकी 28 जुलाई नहीं होता, क्या होता है 28 जून होता है, 28 जून 1830। आपको तो यही आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब गृह युद्ध के हम आगे चलते हैं। कह रहा कि इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। किसे गृह युद्ध को जब हुआ था तो उसे ही क्या कहते हैं 1830 ईस्वी की क्या कहते हैं जुलाई क्रांति कहते हैं, ठीक है, क्रांति कहते हैं। कह रहा कि परिणामतः चार्ल्स यक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। ओ ससुरा भाग गई, कहाँ भाग गई, इंग्लैंड भाग गल। और भाग गल तो क्या कैलस, कह कि और पलायन कर गया, मतलब कि भाग गया, ठीक है, चला गया। और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बोन वंश का शासन का अंत हो गया। तो क्या हो गया, अगर वो का चार्ल्स यक्स चल कहाँ, इंग्लैंड भाग गया, चला चुतिया कहाँ भाग गया, ससुरा वो चल गया इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड चला गया तो अब क्या होगा, अब कौन संभालेगा यहाँ पर राजगद्दी तो क्या हो गया, अंत हो गया किसका, बुर्बोन वंश का सम्राट का क्या हो गया, शासन का अंत हो गया। कहीं कि वह था जो राज करता था। मेटरनी के बाद वह आया, ठीक है। नौवां आप लिखिए कि फ्रांस में लिखेंगे, फ्रांस में बुर्बोन वंश का अंत कब हुआ, कब हुआ बताओ। तो आपका अंत कब हुआ, 1830 में, 1830 ईस्वी में। फ्रांस में बुर्बोन वंश का अंत कब हुआ था, 1830 ईस्वी में, ठीक है, 1830 ईस्वी में। तो हम लोग और आगे चलते हैं। लिखा है कि फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बोन वंश के स्थान पर आलेयस वंश को गद्दी सौंपी गई। कौन सी वंश, आलेयंस वंश, हाँ, तो आलेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों का, पत्रकारों का तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अतएव उसकी नीतियों उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1830 की क्रांति का प्रभाव। करा इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को
निर्मूलन सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तात्कालिक व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी हुई लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति पृष्ठभूमि तैयार कर दी। पृष्ठभूमि मतलब वहाँ के धरती ने, ठीक है। हाँ, कर सन 1848 ईस्वी की क्रांति जो हम पढ़ेंगे अब कल। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कल जो आपका क्या है 5वां पेज, याद रखिएगा 5वां पेज थोड़ा बहुत, ठीक है। इंग्लिश हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका क्या है जनरल नॉलेज तो हमको इतना ध्यान नहीं है, ठीक है। और शायद आपका इतना ही सब्जेक्ट है, तो कोशिश कर रहा हूँ इसलिए। अब इससे हम इस किताब को जानते हो, इस किताब को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, क्या कि इतिहास है। इतिहास पढ़ने में आपको कम से कम, देखो इतिहास है कम से कम 2 पन्ना और है इसमें का, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, चिंता मत करो, ऐसे ऐसे बनाएंगे ना, ऑब्जेक्टिव लिख जाएंगे इसे कि परीक्षा में घस घस बना कर आएगा। देखो कहीं पूछा इसमें, देखो अभी उस तरफ से नहीं है। हाँ, अब जो पढ़ाऊँगा कल जो पढ़ाऊँगा और ख़तरनाक है। तो कल के लिए जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कुछ भी मेरे से त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ आपसे कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने से कोशिश करिएगा। देखिए साथियों, मैं पढ़ाऊँगा तो मैं अपने से पढ़ूँगा, मैं पढ़ाऊँगा अपने से पढ़ाऊँगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग तक जल्दी जाएगा, ठीक है। तो आप अपने पास किताब उठाइए और अब अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और खूब पढ़िए। और मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है लिख देता हूँ और लिख आगे दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव, अब मैं जो किताब पढ़ाऊँगा तो आपको टिक लगा दूंगा, कहाँ का टिक लगाना है, यहाँ ही आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है 10 क्लास में, तो कहाँ से पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव, चिंता मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलो सब्सक्राइब कर देना।